मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। आज की क्लास में हम लोग भारत के बजट के स्टैटिक पोर्शन को लेंगे। पहले भी चर्चा हो चुकी है बजट की। प्रीवियस ईयर की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि हमेशा बजट से दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो स्टैटिक पोर्शन है, पूरा बजट का इतिहास है, संवैधानिक प्रावधान है, जिसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बजट क्या है, बजट किसे कहते हैं, बजट शुरू कहां से हुआ, भारत में सबसे पहला बजट कब, किसके जमाने में प्रस्तुत किया गया, किस वर्ष प्रस्तुत किया गया और किस प्रकार से भारत के संविधान में बजट के बारे में प्रावधान है, बजट शब्द प्रयुक्त है या नहीं, या बजट के स्थान पर भारत में कौन सा शब्द यूज किया गया है, और फिर आजादी के बाद भारत में बजट, रेल बजट का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से पहले रेल बजट अलग आता था और फिर अब रेल बजट एक साथ आता है, वित्तीय वर्ष क्या होता है, फसली वर्ष क्या होता है, लेखा वर्ष क्या होता है और सामान्य वर्ष और वित्तीय वर्ष में क्या अंतर है। तो इस तरह के स्टैटिक पोर्शन पर बात होगी। इसके अलावा एक डायनेमिक पक्ष होता है, करंट पक्ष होता है। हर साल जब बजट आता है तो बजट जो अनुमान, जो घोषणाएं होती हैं, नई योजनाएं होती हैं, उसको हम लोग बजट घाटा जो होता है उसको हम लोग उसके डायनेमिक पोर्शन में हर साल पढ़ते हैं। तो आज इस साल 2022 में सबसे पहले हम लोग बजट के स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं, क्योंकि बजट पढ़ने के लिए हर साल आपको हमेशा बजट के स्टैटिक पोर्शन अर्थात कम से कम इतनी आधारभूत बातें बजट पर आपको पता होना आवश्यक है। तब आप डायनेमिक पोर्शन अर्थात बजट 2022 को जब पढ़ेंगे तो उसके बातों को समझ पाएंगे और आप अपने परीक्षा उपयोगी तथ्यों को निकाल पाएंगे। तो आज का जो बजट का सेशन है, इस पूरे बजट सेशन में स्टैटिक पोर्शन में हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहां से आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं। ठीक, तो सब लोग अपने पेन कॉपी के साथ तैयार रहें, जिससे आपके स्टैटिक पोर्शन का नोट्स बिल्कुल बन जाए। और हाँ, शेयर जरूर करें, क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने अपने फेसबुक पोस्ट पर जरूर एक बार अपने इस चैनल को स्थान दीजिएगा। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बजट क्या है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बजट क्या है। तो बजट क्या है, अगर इसकी बात करें तो बजट एक दस्तावेज है। बजट एक दस्तावेज है जो किसी भी देश का, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो भारत देश में एक वर्ष में, पूरे देश में एक वर्ष में जो भी आय, अनुमानित आय और जो भी अनुमानित व्यय है उसका ब्यौरा होता है। तो बजट दस्तावेज में देश को एक वित्तीय वर्ष में, एक निश्चित अवधि में जो अनुमानित आय और अनुमानित व्यय है उसका ब्यौरा होता है। कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, अभी देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से इसे वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले ही पारित कराना जरूरी होता है। तो बजट वह दस्तावेज है जिसमें वर्ष भर का अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। तो एक शब्द आया बीच में कि एक वित्तीय वर्ष, तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि ये वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक निश्चित अवधि का होना जरूरी है। तो उस एक निश्चित अवधि को ही एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी एक वर्ष का होता है। फाइनेंशियल ईयर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन सामान्य वर्ष से अलग है। अगर भारत के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, वित्तीय वर्ष की बात करें, तो देखिए भारत में जो सामान्य वर्ष है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, चूंकि बहुत व्यवहारिक और प्रचलित कैलेंडर है, विश्व में मान्य है, तो भारत में भी प्रैक्टिकली माना इसे जाता है, व्यवहार में यूज किया जाता है। इसका पहला महीना ये 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जाता है। तो सामान्य वर्ष तो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हमारे यहाँ 1 अप्रैल से होती है। वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर
अगले वर्ष 31 मार्च को खत्म होती है। यही कारण है कि हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर में, अपने वित्तीय वर्ष में हमेशा 2 वर्ष लिखते हैं, जैसे 2021-22, 2022-23। क्योंकि एक साल अप्रैल महीने में शुरू हो रहा है, अगले साल 31 मार्च में समाप्त होता है। अगर बात करें भारत में फसली ईयर अर्थात एग्रीकल्चर में जो गणना होती है, भू राजस्व की गणना होती है, वहां पर क्या ईयर चलता है, तो उसकी शुरुआत 1 जुलाई से होती है। 1 जुलाई से शुरू होकर जून तक जाता है। तो हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और जो हमारा फसली वर्ष है वह 1 जुलाई से शुरू होता है। तो ये तो बात रही किसकी, सामान्य वर्ष की, वित्तीय वर्ष की और हमारे फसली वर्ष की। लेकिन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है वो अपना अकाउंट के लिए जो ईयर तय कर रखा है वो भी 1 जुलाई से शुरू होता है और जून तक जाता है। तो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक 2 ईयर हमारे चलते हैं, एक तो फसली वर्ष और आरबीआई का लेखा वर्ष, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष अर्थात फाइनेंशियल ईयर जाता है, और सामान्य वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन अगर हम अपने राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा मानसिक कसरत करें और कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर करें कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। बहुत जनरल बात है, आमतौर पर ये सबको पता होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, थोड़ा मानसिक कसरत भी हम लोग करते रहें और नोट करते चलेंगे। ये सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जहां से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। ठीक, तो जो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं आरबीआई राष्ट्रीय पंचांग शक संबद्ध बिल्कुल सही है। और 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संबद्ध को शुरुआत किया गया और उसका पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। तो देखिए, सामान्य वर्ष, वित्तीय वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष, फसली वर्ष और शक संबद्ध का पहला महीना और अंतिम महीना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि ये जो बजट शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, कब से होती है, ये बजट शब्द कैसे परंपरा में आया। तो अगर बात करें कि बजट शब्द कहां से परंपरा में आया, तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में यह शब्द धीरे धीरे विकसित हुआ और 1860 से ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहले ब्रिटेन में 1860 में ग्लैडस्टोन ने ब्रिटेन का वर्ष भर का एनुअल जो विवरण है, लेखा जोखा, संसद में एक चमड़े के थैले में प्रस्तुत किया था जिसे बूजे कहा गया। और बूजे फ्रेंच भाषा में चमड़े के थैले को कहते हैं, चमड़े के बैग को कहते हैं। तो एक प्रकार से वो एक ब्रीफकेस था जिसमें ग्लैडस्टोन महोदय ने 1860 में सबसे पहली बार ब्रिटेन का वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया था और वहीं से परंपरा में ये बूजे शब्द आया और फिर एक परंपरा बन गई कि सभी जो भी देश के वित्त मंत्री आए ब्रिटेन में वो भूरे रंग का चमड़े के बैग में ही और उसी बैग में बहुत दिनों तक लेकर के आते रहे। तो वो जो बैग था उसे ही बूजे कहा गया। बूजे का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंच भाषा में चमड़े का थैला, और वो जो चमड़े का थैला है बूजे शब्द है, वही धीरे धीरे परंपरा में बजट शब्द हो गया। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बूजे से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। परंपरा में ब्रिटेन में भूरे रंग के चमड़े के थैले में बजट प्रस्तुत किया जाता था। बजट लेकर के वित्त मंत्री सदन में आते थे और बजट दस्तावेज जिसमें रखा जाता था, उसी बूजे से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। और आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था टोटली अडॉप्ट किया भारत में, हमारे देश ने कहां से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन की हम लोगों ने अडॉप्ट करी है। तो भारत में भी यह बात भी परंपरा में आई और भारत में भी क्या प्रारंभ किया गया,
जब बजट प्रस्तुत किया गया तो भूरे रंग के थैले में ही प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जिससे अब तो वर्तमान में डिजिटल हो गया है तो दस्तावेज रहा नहीं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा था। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने भारतीय परंपरा तरीके से, भारत में परंपरागत तरीके से जो लेखा बही होती है वो लाल कपड़े में बांध करके रखी जाती है, और लाल कपड़े में इस तरह से बांध कर ले आने की परंपरा की शुरुआत निर्मला सीतारमण ने करी। तो आज हमारे यहाँ चमड़े के थैले के स्थान पर बजट दस्तावेज को लेखा बही वाले कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में बांध करके ले आया जाता है, और इसकी शुरुआत निर्मला सीतारमण ने करी। और अब तो डिजिटल बजट हो गया है, तो अब तो लेखा डॉक्यूमेंट फॉर्म में ये चीजें नहीं होती है। तो इस तरह से बजट शब्द की उत्पत्ति होती है फ्रेंच भाषा से। चलिए, अगर बात करें कि ये बजट प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, बजट दुनिया में सबसे पहले कहां आया, तो 1860 में ब्रिटेन से ग्लैडस्टोन महोदय इसकी शुरुआत करते हैं, तो यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो इस तरह से 1860 से इंग्लैंड से बजट प्रणाली की शुरुआत होती है। तो अगर बात करें भारत की, तो भारत में सबसे पहला बजट सबसे पहली बार 7 अप्रैल 1860 को 7 अप्रैल 1860 को विल्सन महोदय ने, जेम्स विल्सन महोदय ने प्रस्तुत किया था। वो कार्यकारिणी, जो गवर्नर जनरल थे उसकी कार्यकारिणी में वित्तीय सदस्य थे, और उन्होंने सबसे पहली बार 1860 में एनुअल लेखा जोखा प्रस्तुत किया था। तो भारत में वहीं से मानी जाती है किसकी शुरुआत, बजट प्रणाली की शुरुआत। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है सबसे पहली बार। और उन दिनों अगर बात करें कि गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन दिनों लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के शासनकाल में सबसे पहली बार उनकी कार्यकारिणी में जेम्स विल्सन महोदय ने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में भारत का बजट प्रस्तुत किया था, भारत में बजट प्रस्तुत किया था, और यहीं से भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। तो ये बात हुई भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की और कब से की। अब अगर हम बात करें कि क्या भारत के संविधान में बजट शब्द प्रयुक्त है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में केंद्रीय बजट संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, अगर अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राप्ति और खर्च का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो इस हमारे संविधान में बजट शब्द प्रयुक्त नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो भारत में बजट शब्द परंपरा में कहा जाता है, संविधान में प्रयुक्त नहीं है। संविधान के आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट संबंधी प्रावधान है। केंद्रीय बजट के लिए भारत में राष्ट्रीय वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयुक्त है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयुक्त है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं जहां से आमतौर पर प्रश्न आते ही रहते हैं। तो अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, एक फैक्ट है, इसे आप नोट भी करेंगे। तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट आर.के. सन्मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था, इसे आप नोट भी करेंगे। और 1947 में भारत में सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. सन्मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अगर बात करें कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, गणतंत्र भारत का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। उसके बाद पहला बजट फरवरी
1950 में ये गणतंत्र भारत का पहला बजट था। इसे प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। इसे भी आप नोट करेंगे, आर के शनमुखम चेट्टी और जॉन मथाई। इसके अलावा अगर बात करें कि भारत में पहले प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी निम्नलिखित में से किसने बजट प्रस्तुत किया था, तो भारत में पंडित नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह श्रेय जाता है। सबसे पहली बार भारत में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट प्रस्तुत किए थे। वित्त मंत्रालय का प्रभार भी उनके पास था। अगर बात करें कि भारत में सबसे पहली महिला वित्त मंत्री, तो यहां से दो बातें निकल करके आती हैं। भारत में सबसे पहली बार किस महिला ने बजट प्रस्तुत किया, तब उत्तर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में भी वित्तीय प्रभार अपने पास रखा था। तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, अगर आपसे प्रश्न होगा कि भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, तब हमारा उत्तर होगा श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में भी भारत में कार्यरत हैं वित्त मंत्री के पद पर। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि भारत में अब तक सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो ये श्रेय जाता है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट प्रस्तुत किया था। तो मोरारजी देसाई को 10 बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आर के शनमुखम चेट्टी, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण। ठीक, अगर भारत में बात करें कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी, या किस बजट में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई, या किस व्यक्ति को भारत में नई आर्थिक नीति और किस वर्ष जाता है हस्ते, तो यह उत्तर होगा 1991, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री पर रहते हुए 1991-92 के बजट में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। आइए बात कर लेते हैं रेल बजट। रेल बजट की अगर बात करें तो रेल बजट के बारे में 1921 में सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो भारत में 1924 से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जा रहा था। एकवर्थ कमेटी जो 1921 में गठित हुई थी, उसके रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट 2016-17 तक अलग अलग प्रस्तुत किया जाता रहा। वर्तमान सरकार ने 2016-17 के वित्तीय सत्र में यह निर्णय लिया कि रेल बजट आम बजट एक साथ रहेगा, अर्थात रेल बजट का आम बजट में मर्जर कर दिया गया है। तो 2017-18 से भारत में रेल बजट को आम बजट में विलयित कर दिया गया है। अब रेल बजट अलग से नहीं आता है, अब रेल बजट आम बजट में ही शामिल होता है। देश का वित्त मंत्री आम बजट, देश का बजट प्रस्तुत करता है, उसी में सभी डिपार्टमेंट के आवंटन जैसे होते हैं, उसी तरह रेल विभाग को भी आवंटित किया जाता है। तो रेल बजट अंतिम बार 2016-17 में आया था। 2017-18 से रेल बजट आम बजट के साथ आ रहा है। जब तक रेल बजट अलग आता था, अर्थात 1924 से लेकर 2016-17 तक, तब तक भारत में रेल बजट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी रेल मंत्री की होती थी और देश का आम बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता था। लेकिन अब पूरा एक बजट आता है, वित्त मंत्री देश का इसके लिए जिम्मेदार होता है और किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा यह तारीख भारत का राष्ट्रपति सुनिश्चित करता है, क्योंकि अभी पीछे हम लोग अनुच्छेद 112 में देखे कि राष्ट्रपति यह सुनिश्चित करता है कि किस तारीख को इसे प्रस्तुत किया जाएगा। अगर परंपरा में बात करें कि भारत में बजट प्रस्तुत करने की तारीख कौन सी होती है, तो शुरू से
शुरू से भारत में एक परंपरा रही कि फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस अर्थात 28 फरवरी को शाम 5 बजे संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन वर्ष 2000 में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस परंपरा को बदलते हुए दिन में 11 बजे इसे प्रस्तुत करने की प्रथा शुरू की। तो वो जो पुरानी 5 बजे शाम को प्रथा थी, वो 2000 में प्रथा हुई कि दोपहर में 11 बजे सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो वर्ष 2000 से दिन में 11 बजे इसे प्रस्तुत किए जाने की परंपरा की गई। ये वर्तमान सरकार ने एक और प्रावधान इस परंपरा में चेंज किया है कि अभी तक 28 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था, पहले शाम 5 बजे। वर्ष 2000 से इसे दोपहर में 11 बजे प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने 2018 से इस बजट प्रस्तुत करने की तिथि को 1 माह पीछे करके 1 फरवरी कर दिया है। तो देश में 31 जनवरी को सदन में आर्थिक सर्वे प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री और 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अब दोपहर 11 बजे लोकसभा में देश का वित्त मंत्री देश का पूरा बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत करता है, 28 फरवरी को नहीं। तो 2018 से क्या परंपरा हो गई, 28 फरवरी के स्थान पर 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि बजट दस्तावेज में क्या क्या प्रावधान होते हैं, तो देखिए बजट दस्तावेज में एक साथ सामान्यतया 3 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े होते हैं। बजट में भावी वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान होता है, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष आने वाला है उसका अनुमान ही किया जा सकता है, अंतिम आंकड़े नहीं आ सकते हैं। जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा होता है तो उस समय एक बजट सत्र चल रहा होता है, उसका पूरा 2 महीने बचा होता है, फरवरी और मार्च। तो पिछले आंकड़े जो उसके अनुमान आए थे पिछले बजट सत्र में, वहां से कुछ आंकड़े संशोधित हो चुके होते हैं। तो चालू वित्तीय वर्ष का बजट दस्तावेज में चालू वित्तीय वर्ष का बजट संशोधित आंकड़ा होता है और साथ ही साथ उसी बजट दस्तावेज में ठीक तीसरा पीछे वाला बजट सत्र बीत चुका होता है और उस बीते बजट सत्र का अंतिम आंकड़ा आता है। आइए इस उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सरकार ने जब इस साल का बजट 1 फरवरी 2022 को बजट 2022-23 का अनुमान प्रस्तुत किया। जब 1 फरवरी 2022 को बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, तब हम लोग 2021-22 के बजट सत्र में थे, जिसका संशोधित आंकड़ा आया और 2019-20 और 21 और 2020 और 21 यह एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जो पहली बार अंतिम हुआ है, पूर्ण हुआ है, उसके आंकड़े होते हैं। तो इस साल 2022-23 के बजट में एक साथ 3 ईयर के आंकड़े होंगे, जैसे 22-23 का बजट अनुमान, 21-22 का संशोधित आंकड़ा और 20-21 का अंतिम आंकड़ा। तो देखिए एक साथ 3 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े आपके सामने होते हैं। तो याद रहे मित्रों कि बजट दस्तावेज में एक साथ 3 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े होते हैं। बजट प्रस्तुत करने के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वे पूरी अर्थव्यवस्था का हाल बताता है। उसमें पूरी अर्थव्यवस्था, सभी सेक्टरों में क्या वर्तमान अर्थव्यवस्था की परफॉर्मेंस क्या है, कौन सा सेक्टर कैसा है, इसमें क्या ग्रोथ रेट चल रहा है, इस तरह से ये पूरा आंकड़ा होता है। बजट इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है और इसे भी सदन में वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसका पूरा निर्माण, इसे तैयार कौन करवाता है, ये पूरा का पूरा जो तैयार होता है वो देश के जो आर्थिक सलाहकार होते हैं उनके निगरानी में तैयार होता है। देश के आर्थिक सलाहकार के नियंत्रण और निगरानी में आर्थिक सर्वे तैयार होता है, लेकिन इसे प्रस्तुत करता है कौन, सदन में प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। चलिए एक और अंतिम जरूरी बिंदु पर बात कर लेते हैं बजट से जुड़े, कि आखिरकार बजट 2 महीना पहले ही, जो बजट सत्र आने वाला है उसके पहले ही क्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो इसके पीछे संवैधानिक प्रावधान है।
संविधान में पूरा ताना बाना ऐसा किया गया है कि सरकार की जो आर्थिक आजादी है वो संसदीय नियंत्रण में रहे, क्योंकि देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व वाली शासन व्यवस्था होती है। तो यहाँ आर्थिक खर्चों में भी सरकार आर्थिक अधिकारों में भी मनमाना न कर पाए, इसके लिए पूरा प्रावधान है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 265 आपको देखना होगा। अनुच्छेद 265 में साफ साफ लिखा है कि विधि के प्राधिकार के बिना सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती। तो देखिए, जो बजट होता है उसमें बहुत से टैक्स स्लैब चेंज होते हैं या नहीं भी होते हैं तो टैक्स यथावत रहेगा। तो कर संबंधी प्रावधान होते हैं, कर राजस्व संबंधी प्रावधान होते हैं, और 265 कहता है कि किसी प्रकार का कर तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक उसके लिए कानून न हो। तो आपको क्या करना होगा, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है वहां आपको जो भी टैक्स लेने हैं उसको अपने बजट दस्तावेज में आपको बताने होते हैं। वित्तीय आय कर के स्लैब उसमें होते हैं, कर संबंधी प्रावधान भी बजट में कुछ न कुछ होते हैं। इसलिए इसे शुरू होने के पहले ही, बजट सत्र शुरू होने के पहले ही पारित कराना आवश्यक होता है, अर्थात संसदीय अनुमति लिए रहना जरूरी होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 266 में भारत और राज्य, केंद्र और राज्य के संचित निधि की बात की गई है, और यहां बताया गया है कि भारत में संचित निधि का एक भी पैसा तब तक नहीं खर्च हो सकता है जब तक कि संसदीय अप्रूवल, संसदीय अनुमति न मिल जाए। तो 266 में इस बात का दायित्व अधीन करता है, 266 में इस बात को सुनिश्चित करता है कि संसद से अनुमति लिए बिना सरकार एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो जो 1 अप्रैल से वित्तीय सत्र शुरू होने वाला होता है उसके पहले ही फरवरी और मार्च महीने में संसद का बजट सत्र आता है, और उस बजट सत्र में आने वाले वित्तीय वर्ष का जो अनुमानित आंकड़ा है उसे सदन के समक्ष रख करके सदन से पारित कर लिया जाता है, जिससे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के पास पैसा निकालने की अनुमति रहे। आइए जल्दी से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम कि बजट की प्रक्रिया के बारे में। तो बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने की वर्तमान परंपरा है। बजट दोपहर को 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है। ये जो बजट दस्तावेज है इसका निर्माण किसके देखरेख में होता है? वित्त मंत्री के देखरेख में, और इसे प्रस्तुत भी वित्त मंत्री सदन में करता है। ये जो बजट दस्तावेज है इसके निर्माण, इसकी तैयारी शुरू हो जाती है सितंबर अक्टूबर के महीने से। सितंबर अक्टूबर के महीने में वित्त मंत्री विभिन्न मंत्रालयों से खर्चों का ब्यौरा मांगते हैं। फिर लगातार देश के सभी आर्थिक हितधारकों के साथ बैठकें होती हैं, और फिर ये बजट अनुमान दस्तावेज तैयार किया जाता है। बजट दस्तावेज सदन में जब प्रस्तुत होता है तो सदन की प्रस्तुति की तारीख के 75 दिनों के अंदर इस दस्तावेज को सदन द्वारा पारित होना जरूरी है। यदि बजट दस्तावेज सदन में प्रस्तुति के 75 दिनों के अंदर पारित नहीं हो जाता है तो यह बजट दस्तावेज लैप्स हो जाता है और सरकार को फिर से नया बजट बनाना पड़ेगा, नया दस्तावेज लाना पड़ता है। तो बजट को उसी सत्र में 75 दिनों के अंदर पारित किया जाना जरूरी है। और हाँ, अगर सदन में बजट प्रस्तुत किया जाए और वोटिंग में बहुमत से पारित न हो पाए, बजट बहुमत से पारित न हो पाए, तो इसका परिणाम क्या होता है? माना जाता है, डील किया जाता है कि सरकार अल्पमत में है और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा यदि बजट दस्तावेज पारित न हो पाए तब। तो दोनों में अंतर समझिएगा। बजट प्रस्तुतिकरण के 75 दिनों के अंदर पारित न होने पर बजट दस्तावेज लैप्स होता है, और बजट पारित हो जाने के बाद अगर उस पर बहुमत से वो पारित नहीं होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। ठीक, तो ये बजट की स्टैटिक जानकारी थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा करी है। बजट क्या है, बजट किसे कहते हैं, बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, सबसे पहले बजट प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई, भारत में सबसे पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, भारत में बजट संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्या भारत के संविधान में बजट शब्द प्रयुक्त है, यदि हाँ तो कहां, यदि नहीं तो बजट शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त है, उस पर चर्चा हम लोगों ने करी। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण।
इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, भारत में गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, भारत में अब तक सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन रही, प्रधानमंत्री होते हुए भी बजट किसने प्रस्तुत किया, भारत में कब से किस कमेटी की रिपोर्ट पर बजट अलग किया गया था, रेल बजट आम बजट से अलग किया गया था और किस वर्ष के बाद भारत में रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। इसके अलावा जो बजट की प्रक्रिया, बजट को प्रस्तुत करने की जो परंपरा है, तिथि है, इन सब पर बात किया। तो आशा है ये क्लास आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है और उस लिंक से आप इस क्लास पर आधारित जो भी स्टैटिक प्रश्न कभी किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या बन सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट लगाना आप न भूलेंगे। प्रैक्टिस सेट दो जगह से प्राप्त कर सकते हैं, एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर जा सकते हैं गूगल पर www.studentclassesprayagraj.com पर और वहां से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, केवल इसी वीडियो पर नहीं, हर प्रकार के वीडियो पर। ठीक, तो आज की क्लास में दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।